The lecture will be recorded. हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का चैप्टर शुरू किया था, and the last discussion that we had on this chapter of thermal properties of matter was that we divided heat into two types. One was called the sensible heat, the other one was called the latent heat. Okay? Sensible heat कौन सी heat थी? ऐसी heat जिसके absorption से मटेरियल का टेम्परेचर चेंज हो सके, उस heat को आप sensible heat बोल रहे होते हैं. और लेटेंट हीट वो हीट होती थी जिसकी एब्जॉर्प्शन की वजह से सब्सटेंस का टेम्परेचर चेंज ना हो रहा हो. ऐसी कौन सी हीट होती है भाई जिसकी वजह से सब्सटेंस का टेम्परेचर ना चेंज हो रहा हो? ये वो हीट होती है जो स्टेट चेंज के दौरान एब्जॉर्ब होती है. मतलब जब सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड बन रहा हो या लिक्विड से गैस हो रहा हो कन्वर्ट, तो जिस वक्त उसकी कन्वर्जन शुरू होती है ना, और उस वक्त तक जब तक वो पूरी तरह कन्वर्ट नहीं हो जाता, उस वक्त के दौरान जितनी उसने अंदर एब्जॉर्प्शन की होती है एनर्जी की, वो सारी लेटेंट हीट कहलाती है. ये लेटेंट का मतलब होता है हिडन. उसको हिडन हीट इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस हीट की वजह से मटेरियल का टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा. और सेंसिबल हीट की वजह से मटेरियल का टेम्परेचर चेंज होता है, इसलिए आप बोलते हैं उसको सेंसिबल, कि भाई आप उसको सेंस कर पा रहे. अब फिर हमने बात की थी हीट कैपेसिटी. हीट कैपेसिटी की डिस्कशन के अंदर हमने कहा था कि भाई इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज नीडेड टू ब्रिंग अ यूनिट चेंज इन टेम्परेचर. भाई कितनी एनर्जी चाहिए किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने या कम करने के लिए, उस चीज को आप हीट कैपेसिटी बोलते हैं. अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी नीडेड टू ब्रिंग अ यूनिट चेंज इन टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस. सब्सटेंस के टेम्परेचर में 1 डिग्री सेंटीग्रेड का आप चेंज लेकर. अब यूनिट चेंज की जब आपने यहाँ पे बात की है, तो हमने फिर उसके लिहाज से एक और एक्सप्लेनेशन दी थी कि भाई हीट कैपेसिटी को ऐसे भी समझा जा सकता है कि एक सब्सटेंस कितनी एनर्जी अपने अंदर स्टोर कर सकता है. एक सब्सटेंस कितनी एनर्जी अपने अंदर स्टोर कर सकता है जब तक उसका टेम्परेचर 1 डिग्री ना बढ़ जाए. मतलब बात करने की दो तरीके थे. या तो ये कहोगे कितनी एनर्जी दी जाए कि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ जाए, या फिर ये कह लो कि वो कितनी एनर्जी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले कि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ जाए. इन दोनों तरीकों से आप इस बात को मेंशन कर सकते हैं. फिर हमने एक छोटा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट किया था कि भाई अगर मैं बोलता हूँ कि इनिशियल टेम्परेचर मेरे लिक्विड का 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, जिसको हीट करके मैं 30 पे लेके जा चुका हूँ, और उसमें जो आपके पास एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी वो 10,000 जूल्स ऑफ हीट एनर्जी. तो आपसे पूछा जा रहा है कि कैलकुलेट द हीट कैपेसिटी ऑफ द सब्सटेंस. आप उस सब्सटेंस की हीट कैपेसिटी को कैलकुलेट कर लीजिए. तो जनाब यहाँ पे जो मामला है वो ये है कि भाई आपसे बता दिया कि 25 से 30 डिग्री तक जाने के अंदर 10,000 जूल्स की एनर्जी नीडेड. तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत होती है, वो हीट कैपेसिटी है. तो अपने इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई, थोड़ा सा रीअरेंज कर सकता हूँ इस चीज के लिए. तो जब मैंने इसको मॉडिफाई किया तो मैंने इसकी रेशियो प्रोपोर्शनैलिटी के थ्रू सॉल्यूशन किया कि भाई कितना टेम्परेचर का चेंज कितनी हीट रिक्वायर करता है. तो हमने देखा भाई 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चेंज के लिए 10,000 जूल्स की एनर्जी चाहिए. तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के चेंज के लिए x की एनर्जी चाहिए होगी. हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, हमारे पास c की वैल्यू आ गई 2000. तो मतलब हमें ये पता कि अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाना है तो 2000 जूल्स की एनर्जी आपको देनी पड़ेगी. नीड टू टेम्परेचर चेंज ऑफ 1 डिग्री सेंटीग्रेड, यू नीड एनर्जी ऑफ 2000 जूल्स. और फिर इसी से हमने फॉर्मूला भी बना लिया. हमने बोला भाई हीट कैपेसिटी की जब हमने कैलकुलेशंस की थी तो हमने लिखा था 10,000 अपॉन 5. क्या लिखा था 10,000 अपॉन 5. तो 10,000 ऊपर क्या है, Q एनर्जी है, और नीचे 5 क्या था, चेंज ऑफ टेम्परेचर. तो हमें पता चल गया कि भाई हीट कैपेसिटी निकालने का जो तरीका है वो सिंपल Q अपॉन डेल्टा T से आ सकता है. आप रेशियो प्रोपोर्शनैलिटी से भी निकाल सकते हो और आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो. आपने क्लास ली थी लास्ट वाली हसन? आपने लेक्चर पढ़ा था लास्ट वाला या आपकी ये पहली क्लास है? अच्छा, देखिए हमने यहाँ पे हीट कैपेसिटी कैलकुलेट की. हीट कैपेसिटी क्या होती है भाई, 1 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होगी, उस चीज को आप हीट कैपेसिटी बोलते हैं.
how much energy is needed for a 1 degree change of temperature. तो हमने देखा कि भाई 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के लिए 10,000 जूल्स की एनर्जी देनी पड़ी। हमने रेशियो प्रोपोर्शनलिटी अप्लाई किया, हमने बोला भाई 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री तक जाने के लिए, यानी 5 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर चेंज करने के लिए मुझे 10,000 जूल्स की एनर्जी देनी पड़ी। मुझसे पूछा गया हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी क्या होती है? हीट कैपेसिटी ये है कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी एनर्जी देनी होगी। तो भाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड एक्स होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एक्स का आंसर हमारे पास आ गया 2000 जूल्स फॉर 1 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ टेम्परेचर। हमें ये पता चल गया कि भाई 2000 जूल्स की एनर्जी देनी पड़ेगी अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर आप सब्सटेंस का बढ़ाना चाहें। ये चीज, ये क्वांटिटी आपकी हीट कैपेसिटी। दिस इज द हीट कैपेसिटी। और यहां से हमने इसका फॉर्मूला डिजाइन किया। हमने बोला कि भाई अगर मैं इस वक्त देखूं हीट कैपेसिटी को, अगर मैं हीट कैपेसिटी को देखूं, ये 10,000 अपॉन 5 लिखा हुआ था। इसमें से 10,000 क्यू है एनर्जी और 5 चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर आपको हीट कैपेसिटी कैलकुलेट करनी है तो आप हीट एनर्जी डिवाइडेड बाय चेंज ऑफ टेम्परेचर कर दीजिए। तो हमारे पास इसका फॉर्मूला आ गया। हसन, बात समझ में आई? अब एक और सवाल, थोड़ा सा ट्रिकी है, डिफरेंट अप्रोच है। एग्जाम्पल 2 ये कहती है कि भाई अ कंटेनर हैविंग सम वाटर वाज यूज्ड टू फाइंड इट्स हीट कैपेसिटी। एक कंटेनर में कुछ पानी था, उसको हीट कैपेसिटी ऑन करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ पावर रेटिंग 500 वाट्स इज यूज्ड टू हीट वाटर फॉर 5 मिनट्स। आपने 500 वाट्स की एनर्जी दी और 5 मिनट तक आपने एनर्जी सप्लाई की। अब यहां से पूछा जा रहा है द टेम्परेचर राइजेस फ्रॉम 25 डिग्री सेंटीग्रेड टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक राइज करके चला गया। वालेकुम अस्सलाम। फाइंड इट्स हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी आपको निकालनी है, सही? इसकी हीट कैपेसिटी आपको निकालनी। देखिए हीट कैपेसिटी का भी हमने पीछे फॉर्मूला डिजाइन कर दिया, Q अपॉन डेल्टा T। हमारे पास हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला आ चुका है, Q अपॉन डेल्टा T, उसमें हमारे लिए कोई मसले की बात नहीं। हमें डेल्टा T तो बड़ी आसानी से मिल चुका है, डेल्टा T तो बड़ी आसानी से मिल गया क्योंकि आपने 25 से शुरू किया था, 40 पे एंड किया। तो डेल्टा T इज नॉट एन इशू फॉर अस। अभी बताते हैं हम आपको। इसका यूनिट होता है जूल्स पर डिग्री सेंटीग्रेड या जूल्स पर केल्विन, दोनों कर सकते हैं, जूल्स पर डिग्री सेंटीग्रेड या जूल्स पर केल्विन, क्योंकि आपका टेम्परेचर का जो ऐसा यूनिट होता है ना वो केल्विन में होता है, इसीलिए आप उसको जूल्स पर केल्विन बोलते हैं। एनर्जी अपॉन टेम्परेचर, ऊपर न्यूमरेटर में एनर्जी है जूल्स के अंदर, डिनोमिनेटर में टेम्परेचर है केल्विन के अंदर। तो भाई डेल्टा टी तो आ चुका है, 25 और 40 का डिफरेंस अगर मैं ले लूं, मुझे पता चल जाएगा मेरे सब्सटेंस का टेम्परेचर कितना होगा। बात है सारी क्यू की, हीट एनर्जी कहां से निकाली जाए? बिल्कुल डेल्टा टी तो हमें 15 मिल चुका है यहाँ पे। दिस इज 15 डिग्री सेंटीग्रेड। हीट निकालने के लिए मैं जाऊंगा फंडामेंटल फॉर्मूला के ऊपर। फंडामेंटल फॉर्मूले कौन से हैं कि भाई हमें तो दी गई थी पावर, तो चाहिए एनर्जी।
तो मैम ये जो फॉर्मूला है ये C इक्वल्स Q अपॉन डेल्टा डी का फॉर्मूला लिखा हुआ है, हीट कैपेसिटी निकालने का तरीका, यानी हाउ मच हीट इज नीडेड फॉर 1 डिग्री चेंज ऑफ टेम्परेचर, how much heat is needed for 1 degree centigrade change of temperature। ये चीज आपके पास हीट कैपेसिटी होती है। तो अगर मुझे 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के लिए हीट एनर्जी चाहिए तो मैंने हीट एनर्जी को डिवाइडेड बाय टेम्परेचर चेंज कर दिया। भाई अगर 15 डिग्री सेंटीग्रेड के चेंज के लिए इतनी चाहिए तो एक के लिए कितनी चाहिए, इस फॉर्मूले से हमें ये पता चल जाए। अब यहाँ पे मसला ये है कि मेरे पास हीट एनर्जी नहीं है, लेकिन उसने मुझे पावर दी हुई है और उसने मुझे टाइम दिया। पावर का एक बेसिक फॉर्मूला होता है, पावर इक्वल्स एनर्जी अपॉन टाइम, बेसिक फॉर्मूला है, पावर इक्वल्स एनर्जी अपॉन टाइम। अब बात यह है कि भाई उसने आपको दे दी है पावर इन वॉट्स, उसने आपको दे दिया है टाइम इन मिनट्स, तो हम यहाँ पे उसको कन्वर्ट कर लेंगे एनर्जी के अंदर इस फॉर्मूले का यूज करके। लेकिन एक बात याद रखिएगा लाजमी, इस फॉर्मूले में पावर वॉट्स में होती है, एनर्जी जूल्स में होता है और टाइम सेकंड्स में। पावर वॉट्स में, एनर्जी जूल्स में और टाइम आपके पास सेकंड्स के अंदर। तो इस वक्त हमें थोड़ी सी कन्वर्जन करनी पड़ेगी। पावर मेरे पास 500 वॉट्स क्वेश्चन में गिवन थी, एनर्जी मुझे चाहिए इन जूल्स और टाइम इन सेकंड्स। ये तो टाइम मिनट्स में 5 मिनट्स है, मैं क्या करूंगा इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करूंगा सबसे पहले 5 टाइम्स 60, ठीक है, क्योंकि मिनट्स और सेकंड में कन्वर्ट करने का यही तरीका होता है। अब इसको सेकंड से मतलब 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मिनट्स गेट्स कन्वर्टेड टू सेकंड। तो एनर्जी आपके पास आ जाएगी 5 5 से 2500 इंटू 60, हो जाएगा 25 50 100 150। ये आ गया आपके पास एनर्जी इन जूल्स। सही, याद रखना हमेशा जब भी एनर्जी निकालोगे हमेशा 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 उसको जूल्स के अंदर कन्वर्ट करना और टाइम को हमेशा सेकंड्स में यूज करना। एग्जामिनर आपको क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए टाइम अक्सर मिनट्स में दे सकता है, आवर्स के अंदर दे सकता है, सही, लेकिन उससे कभी परेशान मत होना, हमेशा याद रखना टाइम सेकंड में यूज किया जाता है। सही है, हमसे 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं ना, मैंने 5 मिनट को सेकंड्स में कन्वर्ट किया, इसलिए 60 से मल्टीप्लाई किया। अब मैं यहाँ पे C की वैल्यू को डिटरमिन कर सकता हूँ आसान। मेरे पास एनर्जी आ गई 150,000, मेरे पास टेम्परेचर आ गया, टेम्परेचर चेंज 15, इसको सिंप्लीफाई करते हैं 10,000 जूल्स पर डिग्री सेंटीग्रेड, ये हीट कैपेसिटी है। और इस जुमले का जो मतलब है वो ये है कि भाई 10,000 जूल्स ऑफ एनर्जी is needed to raise the temperature of that bucket of water by 1 degree centigrade। बिल्कुल बिल्कुल, पेपर में शो करना जरूरी होता है भाई, इसका मार्क होता है, इसको इग्नोर मत कर दीजिएगा। बिल्कुल ज़रा 10,000 जूल्स पर डिग्री सेंटीग्रेड, और इसका हमने मतलब भी देख लिया कि जो हमारे पास आंसर आया उस चीज का मतलब क्या है। इसका मतलब सिंपल ये था कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आपको उस पानी को 10,000 जूल की एनर्जी देनी पड़ेगी। ये तो मैंने इसकी 2 एग्जांपल्स करवा दी क्वेश्चंस की, जो एक एग्जाम के अंदर जनरली असेसमेंट के लिए पूछी जा रही होती है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि भाई ये जो हीट कैपेसिटी है इसका बिहेवियर क्या है। अभी हमने एक आपके साथ पीछे डिस्कशन की थी, ये वही बात यहाँ पे लिखी हुई है
क्या हो गया हमजा? अच्छा यू आर कॉपिंग, ठीक है माय बैड, कॉपी कर लो। आगे बढ़े भैया, हमजा लिख लिया आपने? ठीक है, वेलकम। अब देखो यहाँ पे एक चीज बताई जा रही है कि हीट कैपेसिटी से रिलेटेड मैंने आपको बोला था कि आप ये भी समझ सकते हो कि हाउ मच एनर्जी कैन अ मटेरियल स्टोर टू रेज इट्स टेम्परेचर। इसको इस तरह से समझना कि अगर किसी चीज को हीटअप होने के अंदर ज्यादा टाइम लग रहा है, या अगर आप उसे हीट कर रहे हो उसका टेम्परेचर इतनी आसानी से नहीं बढ़ पा रहा, तो इससे मुराद ये होती है उस सब्सटेंस की हीट कैपेसिटी ज्यादा है। मतलब उसको आपने ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तब जाके आप उसका टेम्परेचर बढ़ा सकते हो। मैं अपनी बात को रिपीट करता हूँ, हीट कैपेसिटी मटेरियल पे भी डिपेंड करती है। हर मटेरियल अपनी एक स्पेसिफिक अलग हीट कैपेसिटी रख सकता है। और इस बात को हम इस तरह से समझते हैं कि जनाब हर मटेरियल ये देख के बिहेवियर दे रहा होता है कि भाई आप उसको कितना हीट एनर्जी दो और उसका टेम्परेचर कितना बढ़ेगा। तो अगर किसी सब्सटेंस के साथ ऐसा हो रहा हो कि आप उसे हीट कर रहे हैं लेकिन उसका टेम्परेचर जो है वो इतना ज्यादा नहीं बढ़ पा रहा, इसका मतलब उसकी हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। सही, हीट कैपेसिटी ज्यादा होने का मतलब ये है कि आप उसको बहुत ज्यादा हीट एनर्जी दोगे तब जाके उसका टेम्परेचर जो है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज हो सकता है। और अगर कोई ऐसी चीज है जिसका टेम्परेचर बहुत जल्दी बढ़ रहा है, बहुत क्विकली बढ़ रहा है, उसको ज्यादा हीट नहीं करना पड़ता, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी जो हीट कैपेसिटी है वो कंपैरेटिवली कम है उस अगले सब्सटेंस से, तो उसको इतनी एनर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज भी करता है। तो जैसे अब यहाँ पे देखें एग्जांपल दी जा रही है गोल्ड की और वाटर की। गोल्ड में दिखाया गया कि भाई हमने हीट एनर्जी दी और उसका टेम्परेचर 20 से 90 डिग्री चला गया, जबकि अगर हम वाटर को उतनी ही एनर्जी देते तो उसका टेम्परेचर से 20 से शायद 22 to 23 की तरफ गया। तो हमारे पास एक चीज तो ये नजर आई हीट कैपेसिटी में, अगर आपको कभी ऐसी सिचुएशन नजर आए कि इफ a substance takes more time to heat up, या आप ये भी कह सकते हो इस बात को कि इफ अ सब्सटेंस needs more energy to raise its temperature, तो मतलब ये it has a higher heat capacity, heat capacity ज्यादा हो, see it would need more energy and hence it would need more time to increase its temperature from 0 to a certain value or from any value to any other value। तो अगर टाइम ज्यादा लग रहा है और आप ये भी कह सकते हो कि आपके पास जो है वो हीट एनर्जी आपको ज्यादा देनी पड़ रही है, तो इन दोनों वजूहात की यही वजह, यानी इसका जो बैकग्राउंड रीजन होता है वो यही होता है, जो मटेरियल हैज अ हायर हीट कैपेसिटी। उन्होंने वाटर और गोल्ड की एग्जांपल दी थी, वाटर की हीट कैपेसिटी गोल्ड के मुकाबले में बहुत ज्यादा है, वाटर इतनी जल्दी हीट अप नहीं होता जितनी जल्दी गोल्ड हो जाता है। अब यहाँ पे कुछ फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर बात करनी पड़ेगी आपको। हीट कैपेसिटी एक और चीज पे डिपेंड करती है और वो है मास। हीट कैपेसिटी आल्सो डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ अ सब्सटेंस।
हीट कैपेसिटी ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ अ सब्सटेंस। और मास से किस तरह का ताल्लुक है इसका भाई? द ग्रेटर द मास, the larger is the heat capacity. जितना ज्यादा मास होगा आपके पास, उसकी हीट कैपेसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। मैं इसका रीजन देता हूं व्हाई, ऐसा क्यों होता है। कि मास बढ़ने से हीट कैपेसिटी क्यों बढ़ जाती है? ऐसी क्या वजह है कि मास बढ़ने की वजह से आपको उस सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है? देखो इसकी वजूहात इस बेसिस पे आती हैं कि जब आप इस सब्सटेंस का मास बढ़ाते हैं ना, तो आप नंबर ऑफ एटम्स इंक्रीज कर देते हैं। पहले हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास एक सब्सटेंस में सिर्फ 100 एटम्स मौजूद थे जो कि आपकी प्रोवाइड की हुई एनर्जी को रिसीव कर रहे थे। कोई मसला नहीं, सही, आपकी प्रोवाइड की हुई एनर्जी को रिसीव कर रहे थे, सिर्फ 100 एटम्स ऐसे थे। जबकि इस बार जो सिचुएशन है, आपने मास बढ़ाया तो क्या हो गया कि अब आपके पास 100 के बजाय लेट्स से 200 एटम्स हैं जो आपकी प्रोवाइड की हुई एनर्जी को रिसीव कर रहे हैं। एनर्जी आप उतनी ही दे रहे थे, एनर्जी आप उतनी ही दे रहे थे। अब प्रॉब्लम क्या हुई? अब वो एनर्जी जब 200 मॉलिक्यूल्स में या 200 एटम्स में डिस्ट्रीब्यूट होगी, डिवाइड होगी, तो हर मॉलिक्यूल को मिलने वाली एनर्जी कम होगी। जब हर मॉलिक्यूल को एनर्जी कम मिलेगी तो वो अपने टेम्परेचर को कम इंक्रीज करे। इसको आप इस तरह से भी कंसीडर कर लो कि मेरे पास एक दो सब्सटेंसेस हैं, मैं इसको यहाँ पे जरा सिंप्लीफाई करके ड्रॉ कर देता हूँ। हम हीट कैपेसिटी डिस्कस कर रहे हैं उमर। अच्छा, तो लेट्स से मेरे पास एक ये सब्सटेंस है और एक और हम कंसीडर कर लेते हैं। और बनाना ही पड़ेगा। तो भाई इसके अंदर हमारे पास लेट्स से सिर्फ 100 मॉलिक्यूल्स है और इसके अंदर हमारे पास 200 मॉलिक्यूल्स। मैंने इन दोनों को सेम एनर्जी दी, 100 जूल्स ईच। जहां पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम थे, वहां क्या सिचुएशन हुई? वहां ये हुआ कि आपके पास हर मॉलिक्यूल को 1 जूल की एनर्जी मिली। ईच मॉलिक्यूल रिसीव 1 जूल। जबकि यहां क्या हुआ? ईच मॉलिक्यूल रिसीव्ड 0.5 जूल। हर मॉलिक्यूल को सिर्फ 0.5 जूल की जो एनर्जी है वो मिली है। हायर द मास के बाद मैंने लिखा है द ग्रेटर द मास द लार्जर इज द हीट कैपेसिटी। मैंने ये लिखा है। बिल्कुल यही चीज है जो आप कह रहे हैं हमजा। तो जनाब, जिसका सब्सटेंस का मास ज्यादा हुआ, सही है, उसमें मॉलिक्यूल ज्यादा थे, हर मॉलिक्यूल को कम एनर्जी मिली, जिसके नतीजे में टेम्परेचर राइज कम हुआ। क्योंकि मॉलिक्यूल्स को जब एनर्जी मिलेगी वो अपनी वाइब्रेशन बढ़ाएंगे तभी तो टेम्परेचर राइज आएगा। अगर मॉलिक्यूल्स को एनर्जी नहीं मिल पा रही प्रॉपर्ली, उनका टेम्परेचर राइज नहीं हो पा रहा,
ओवरऑल टेम्परेचर में भी इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा आपके पास, तो will have less rise in temperature, जबकि इधर will have more rise in temperature. ये दो आपके पास बातें जो है वो सामने आती है। यहां तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है, मास पे डिपेंडेंसी वाली बात में अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो मुझसे बिल्कुल पूछ सकता है, मैं उस बात को क्लियर कर दूंगा। एग्जैक्टली exactly, जितना ज्यादा मास होगा उसे उतना टाइम लगेगा अपना टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, उसकी उतनी ज्यादा हीट कैपेसिटी होगी। चलो आपके साथ एक अच्छा सा खूबसूरत सा सवाल करते हैं। We have Q on the y-axis and we have change in temperature on the x-axis, यानी heat provided और change in temperature। एक सब्सटेंस A है, एक सब्सटेंस B है, दो ग्राफ्स बनाए हुए मैंने। क्या मुझे बता सकते हो कि किसकी हीट कैपेसिटी ज्यादा होगी? करीब कह सकते हो, लेकिन कंडक्टिविटी का मामला हीट को आगे ट्रांसपोर्ट करने का होता है, हम तो यहाँ उसके टेम्परेचर के राइज की बात कर रहे हैं। इस ग्राफ के अंदर से बताइएगा ए की हीट कैपेसिटी ज्यादा है या बी की? ठीक है, ठीक है, ठीक है, सही, ठीक है जनाब। अच्छा, अच्छी बात है, कुछ बच्चे जो हैं वो रीजनिंग के साथ बताते हैं कि सर हमें ये लग रहा है, इसका रीजन ये है। बाकी ठीक है, आपका जवाब मुझे मिल गया। तो बच्चे सवाल का जवाब देने का तरीका समझो। आप लोग चेक किस तरह से कर रहे हो ये डिपेंड करता है। चेक करने का तरीका क्या है? देखो, हीट कैपेसिटी क्या थी? जिस सब्सटेंस की हीट कैपेसिटी ज्यादा होगी उसे टेम्परेचर राइज करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, ऐसा ही है। मेरी इस बात में तो कोई कह लो कि तजाद नहीं है कि भाई जिस चीज का टेम्परेचर जिस चीज की हीट कैपेसिटी ज्यादा होगी उसे टेम्परेचर राइज करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, ये सीधी सी बात। तो मैं काम करता हूँ, मैं एक सर्टेन टेम्परेचर चेंज उठा लेता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं 10 डिग्री सेंटीग्रेड का चेंज देख रहा हूँ। अब आप देखो कि दोनों सब्सटेंसेस को कितनी कितनी एनर्जी चाहिए। आपको ये नजर आएगा कि जनाब बी को कम एनर्जी चाहिए जबकि ए को ज्यादा एनर्जी चाहिए। A needs more energy to have a rise in temperature of 10 degree. सही, तो यहाँ पे A has a larger heat capacity. अच्छा होनैन, आपने एक स्टेटमेंट दिया, मैं वो करेक्ट कर दूं। आप कह रहे हैं कि भाई B as it took more time its molecule gained less energy so it took more time. होनैन, तुमने तुम्हारी बात क्लियर नहीं हुई मुझे।
as it took more time, its molecule gained less energy. So it took more time for B to gain heat. नहीं, असल में B में उल्टा मामला हुआ इसका होना है. असल में इसमें जो मामला है ना, उसमें ये है कि B का टेम्परेचर थोड़ी सी एनर्जी से बढ़ गया, जबकि A का टेम्परेचर बढ़ने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी थी वो ज्यादा हो गई. अच्छा अच्छा, चलो खैर खैर, मसला नहीं. चैन आप कह रहे हैं इस बार ग्राफ में मॉलिक्यूल्स उसी gained as it took more time, its molecules gained less. नहीं sorry ये नहीं, ये तो अपोनेंट की स्टेटमेंट है. आपकी थी अगर हम टेम्परेचर पुट करते हैं तो टेम्परेचर से क्या मसला है भाई इसमें अंदर? बिल्कुल. अच्छा मैं देखो मेरे बच्चे, ये जो टी है ना, ये टेम्परेचर है. पहली बात तो मैं ये क्लियर कर दूं, ये टाइम नहीं है. हम इसको टाइम से जज ही नहीं कर रहे, हम टेम्परेचर चेंज से जज करना चाह रहे हैं. हम फॉर्मूला देख रहे हैं उसका. एक टेम्परेचर है आपके पास और अगली चीज जो है आपके पास वो हीट एनर्जी है. क्यू का जो सिंबल होता है वो हीट एनर्जी का होता है. तो यहाँ पे तो हमने सीधा सीधा इस बात को जज किया कि भाई ए को 10 डिग्री बढ़ाने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, जबकि बी को 10 डिग्री बढ़ाने के लिए कम एनर्जी चाहिए. नतीजा ये है कि आपके पास ए की हीट कैपेसिटी ज्यादा और बी की हीट कैपेसिटी कम. इस ग्राफ में टाइम के थ्रू जजमेंट नहीं हो रही है, क्योंकि टाइम का तो एक्सेस ही नहीं है ना हमारे पास. हम टाइम से थोड़ी देखेंगे. Yes, you can say that substance with less heat capacity can be good absorbers. लेकिन ये कलर वाले मामला से इसको लिंक मत करना, सही, ये अलग सिचुएशन. You can just say कि भाई वो अपने अंदर हीट एनर्जी स्टोर करने का काम थोड़ा कम करता है. हमसे इसमें मसला क्या है पूछो. मैंने इसमें सवाल ये पूछा था कि भाई ए और बी दो ग्राफ बने में, मुझे ये बताइए किस सब्सटेंस की हीट कैपेसिटी ज्यादा है. मैंने ये पूछा था. तो भाई उस जवाब के लिए हमने ये देखा कि भाई टेम्परेचर चेंज करने के लिए किस सब्सटेंस को ज्यादा एनर्जी चाहिए. जिस सब्सटेंस को ज्यादा एनर्जी चाहिए तो ज्यादा हीट कैपेसिटी हो गई. जनरली मेटल्स हैव अ लेसर हीट कैपेसिटी एज वेल, क्योंकि उनकी कंडक्टिविटी अच्छी होती है ना, तो वो अपने अंदर हीट एब्जॉर्ब कम करता है कि ट्रांसमिशन ज्यादा करना शुरू हो जाए. अब हमारे लिए यहाँ पे मसला ये आया कि क्योंकि हीट कैपेसिटी मास पे डिपेंड कर रही थी, तो किसी सब्सटेंस के लिए उसकी वैल्यू फिक्स नहीं है. मतलब अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास दो स्टूडेंट्स हैं, दोनों स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं, मुझे बोलते हैं सर काशन हमें वाटर की हीट कैपेसिटी बता दीजिए. मेरे लिए मसला ये बनेगा कि भाई टू टेल द वैल्यू ऑफ द हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, आई नीड टू नो हाउ मच मास ऑफ वाटर डू दे एक्चुअली हैव. मतलब आई हैव नो क्लू कि भाई इनके पास कितना मास है वाटर का, क्योंकि हीट कैपेसिटी मास पे डिपेंड कर रही होती है. अगर एक बच्चे के पास कम मास होगा वाटर का तो उसकी हीट कैपेसिटी कम होगी. एक के पास ज्यादा मास होगा वाटर का, उसकी हीट कैपेसिटी ज्यादा होगी. क्योंकि ये चीज हमने देखी है कि जिस चीज का मास कम होता है वो जल्दी हीट अप हो जाता है. आपको मैं एक बच्चे को दूं एक कप ऑफ वाटर, अगले बच्चे को मैं पूरा टैंक भर के दे दूं पानी का, अब बोलूं भाई चलो शाबाश दोनों शुरू हो जाओ हीटिंग करने के लिए पानी. तो लाजिम बात है जिस बच्चे के पास खाली कप ऑफ वाटर था वो पानी को बड़ा जल्दी गर्म कर देगा. चूल्हा उसने भी फुल ऑन किया हुआ है, चूल्हा दूसरे बंदे ने भी फुल ऑन किया हुआ था. तो जितना ज्यादा मास होता है उतनी ज्यादा हीट कैपेसिटी. अभी हम ये बात कंक्लूड करते हुए आ रहे हैं. तो अब यहाँ पे हम बात कर रहे होते हैं कि भाई ऐसी कोई प्रॉपर्टी निकाली जाए जो मास पे डिपेंड ना करती, जिसको बताते हुए हमें इस चीज की टेंशन ना लेनी पड़े कि भाई सब्सटेंस का मास कितना. अच्छा अरीब, आपके सवाल का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है. यस, यही है जो आपने कहा है कि लैंड हीट्स अप क्विकली बिकॉज इट हैज अ लेसर हीट कैपेसिटी. ये बात हमने शुरू के अंदर डिस्कस भी की थी कि जमीन का जल्दी गर्म होने का जो मकसद है वो यही है कि जो जमीन है उसकी हीट कैपेसिटी कम होती है
पानी की हीट कैपेसिटी ज़मीन के मुकाबले में ज़्यादा होती, लिहाजा आपके पास उसको हीट अप होने में टाइम ज़्यादा लग जाता। तो साइंटिस्ट ने एक प्रॉपर्टी निकाली, उसको उन्होंने नाम दिया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। उस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में उन्होंने क्या चीज स्पेसिफाई की है देख लेते हैं। बिल्कुल हुनैन, यही बात है। उन्होंने स्पेसिफाई किया मास को। उन्होंने बोला भाई एक स्पेसिफिक मास के लिए डिफाइन कर दो ना उसको, हम जनरल डिफाइन नहीं करेंगे, हम एक स्पेसिफिक मास के लिए डिफाइन कर लेते। ये बिल्कुल लिंक्ड है, इसीलिए मैंने ट्रांसफर थर्मल एनर्जी पहले पढ़ाया था। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो उन्होंने बोला भाई मास स्पेसिफाई किया जाएगा, और कितना स्पेसिफाई किया, उन्होंने कहा भाई कि मास को स्पेसिफाई कर दें एज 1। मास स्पेसिफाइड एज 1 किलोग्राम, कि भाई हम जो बात करेंगे 1 किलोग्राम सब्सटेंस के लिए करेंगे। तो हीट के स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की जो डेफिनेशन हुई, वैसे तो वो पूरी उसी तरह से जैसे हीट कैपेसिटी, थोड़ा सा फर्क है। फर्क क्या है, अब आप कहते हैं कि द अमाउंट ऑफ हीट needed to raise the temperature of a unit mass of substance या इसको मैं थोड़ा सा और आसान कर देता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि वो आप लोगों के लिए याद करने में आसानी हो जाए। डिटेल वाली मैं बाद में लिख दूंगा, इसको ऐसा कर लेते हैं। To bring a unit change in temperature, in a unit mass of substance। इसमें आपने एक और चीज स्पेसिफाई कर दी कि भाई अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस, कि भाई 1 ग्राम या 1 किलोग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत है। बस ये चीज यहाँ पे स्पेसिफिक, बाकी सब कुछ वैसे ही था जैसे पहले मौजूद, कि भाई कितनी एनर्जी चाहिए टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 1 डिग्री, लेकिन उसमें ये भी बोल दिया कि वो सब्सटेंस का 1 किलोग्राम मास होना चाहिए या 1 ग्राम। यूनिट मास का मतलब यही होता है यहाँ पे, ये जो यूनिट मास है, यूनिट मास बेसिकली भी 1, अब इट कुड बी 1 किलोग्राम, इट कुड बी 1 ग्राम, इट कुड आल्सो बी 1 टन। आप ये भी कर सकते हो 1 ग्राम्स 1 किलोग्राम्स और 1 टन, लेकिन जनरली हम या तो 1 किलोग्राम पे बात करते हैं, 1 ग्राम पे बात करते हैं। 1 टन पे हम नहीं जा रहे होते 1 टन के ऊपर। इन दो के ऊपर हमारी बात डिस्कशन में आ रही होती है, यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस हमारा कितना। तो उन्होंने इस चीज को स्पेसिफाई कर दिया। अब यहां से फायदा क्या हुआ, इस डेफिनेशन से, इस प्रॉपर्टी से फायदा ये हुआ, अब हमें ये सोचने की जरूरत नहीं है कि अगले बंदे के पास सब्सटेंस का मास कितना है। आप सिर्फ उसे ये बताओगे कि जनाब 1 किलोग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए। अब आपके पास 1 किलोग्राम मास हो, आपके पास 10 किलोग्राम मास हो, आपके पास 1000 किलोग्राम मास हो, ये 10,000 किलोग्राम मास हो, आपको गर्जी नहीं है इस बात से। आप उसे बोल रहे हैं कि जनाब 1 किलोग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए। आपके पास जितना मास है आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। मतलब अगर मैं एक बंदे को जाके बोलूं कि भाई आपके पास जो ये सब्सटेंस है इसको 4000 जूल्स की एनर्जी चाहिए होती है, सही है, कि उसका 1 किलोग्राम का सब्सटेंस 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा दे। अब वो मुझे आके बोलता है कि भाई मेरे पास 1 किलोग्राम नहीं है, मेरे पास तो 5 किलोग्राम है। तो ठीक है यार, आपके पास 5 किलोग्राम में क्या इशू है, आपको मैंने बता दिया ना 1 किलोग्राम बढ़ाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। यस सर, आपने बता दिया 4000, तो हासिल पता लगा लो 5 किलोग्राम के लिए कितनी चाहिए होगी।
वो क्या करेगा, वो 5 से मल्टीप्लाई करेगा उसे। अब बोलेगा ठीक है सर, मुझे अगर मेरे पास 5 किलोग्राम पानी है तो मुझे उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो है वो 20,000 जूल्स की एनर्जी चाहिए। मेरे पास 5 किलोग्राम पानी है, मुझे उसको 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 20,000 जूल्स की एनर्जी चाहिए। दिस इज फॉर 5 kilograms ऑफ वाटर। एग्जैक्टली यही करना है हमें। तो अब इस चीज को हम जरा बैक साइड पे जाके जो हमने बात लिखी यहाँ पे उसको रिलेट करते हैं। हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिफाइन की। अब ये लिखा जाएगा दैट द प्रॉपर्टी दिस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। इससे मास पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। सही है, मतलब अगर आपका सब्सटेंस का मास ज्यादा हो या आपके सब्सटेंस का मास कम, इट डजंट मैटर। इट हैज नथिंग टू डू विद इट, इट डजंट मैटर। आपको सिर्फ ये बताना होता है कि 1 किलोग्राम सब्सटेंस की एनर्जी कितनी चाहिए, दैट्स इट। So a glass of water and a tank of water would have the same specific heat capacity. एक ग्लास ऑफ वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और एक टैंक ऑफ वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। हाँ, हीट कैपेसिटी डिफरेंट है, ये बात याद रखना। हीट कैपेसिटी अलग अलग, क्योंकि हीट कैपेसिटी का मास पे डिपेंडेंस होती है। जितना ज्यादा मास होगा आपको उतनी ज्यादा हीट एनर्जी उन्हें देने की जरूरत। तो भाई यहाँ पे जो आपका फॉर्मूला बना, उस फॉर्मूले के मुताबिक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है C equals Q upon M डेल्टा T। पहले तो खाली टेम्परेचर से डिवाइड कर रहे थे ना, अब मास से भी डिवाइड करते हैं। मेरे बच्चे, हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में सिर्फ एक बात का फर्क है। हीट कैपेसिटी डिफाइन करते हुए आप मास का जिक्र नहीं करते। आप ये नहीं बताते कितने मास को एनर्जी चाहिए, आप बस बोलते हो कि भाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आपको इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन जब आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पे आते हो तो आप ये भी बता देते हो कि भाई 1 किलोग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर अगर आप 1 डिग्री बढ़ाना चाहते हैं तो आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। ये दोनों के अंदर फर्क है। हीट कैपेसिटी मटेरियल प्रॉपर्टी है, वो मैटर पे, वो सब्सटेंस पे डिपेंड करती है। सही, वो सब्सटेंस पे डिपेंड करती है, उसका ताल्लुक मास से नहीं होता। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, पानी आप एक ग्लास ले लें, आप एक टैंक ले लें, उनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सेम है, क्योंकि आप जो बता रहे हो वो ये है कि भाई 1 किलोग्राम पानी का टेम्परेचर बढ़ाने को कितनी एनर्जी चाहिए। अब ये थोड़ी बोलो टैंक वाले पानी को या ग्लास वाले पानी को, आप बोलोगे पानी तो पानी है ना, टैंक का पानी हो ग्लास का पानी हो। मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ, 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हो तो कितनी एनर्जी दो, बस। आप बोलेंगे सर मेरे पास टैंक में बहुत सारा पानी है, कोई मसला नहीं, जितना सारा पानी है मल्टीप्लाई कर देना। मैंने तो 1 किलोग्राम का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए बता दी ना एनर्जी। आपको 10 किलोग्राम के टेम्परेचर के लिए चाहिए, 10 किलोग्राम मास के लिए, तो आप क्या करेंगे, आप 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 200 के लिए चाहिए, आप 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को स्मॉल सी से रिप्रेजेंट किया जाता है, थोड़ा सा आप ध्यान में रखना। कैपिटल सी जो है वो हीट कैपेसिटी के लिए होता है और स्मॉल सी जो है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए होता है। ये दोनों में फर्क है। तो फॉर्मूले में एक मास जो है वो डिनोमिनेटर के अंदर आपके पास एक्स्ट्रा आ जाता है और इस फॉर्मूले को अक्सर रीअरेंज करके लिखा जाता है Q equals mc डेल्टा। ठीक है, आपके पास जो फॉर्मूला बन जाता है वो बन जाता है Q equals mc डेल्टा t। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? और इसके मैं क्वेश्चन करवाऊंगा पहले, ताकि इसके क्वेश्चन से आपको और मजीद क्लियरली अंदाजा हो कि आपके पास जो लॉजिक है वो किस तरह से चल रही है। हाँ, मैं भी इसे क्वेश्चन करवाऊंगा। अच्छा, इसके अंदर C जो है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, Q हीट है, M मास है और डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर।
अब यहाँ पे जो मैंने अभी बात ऊपर कही थी हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के कंपैरिजन की, वो जरा देख लेते हैं। इस फॉर्मूले में स्मॉल सी है, स्मॉल सी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या बोला, बोथ A and B इसको इस तरह लिख दो कि भाई द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी is same for water in both A and B. However, A has a higher heat capacity due to greater mass. मास ज्यादा होने की वजह से एक के अंदर वो जो वाटर है उसकी हीट कैपेसिटी ज्यादा है, लेकिन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दोनों की सेम है क्योंकि वो मास से इंडिपेंडेंट बात हो रही है। और मैं चाहूंगा कि फॉर्मूला थोड़ा सा देखो, ये पता होना चाहिए। हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला लिखा था Q अपॉन डेल्टा टी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला लिखा है Q अपॉन m डेल्टा टी, सही है ना? तो 2 मिनट रुकिएगा, मैं जाता हूँ अभी। तो भाई क्या मैं ये कह सकता हूं कि मैं अगर मास को उधर ले जाऊं, मल्टीप्लाई करा दूं C मल्टीप्लाइड बाय m, तो ये हो जाएगा Q अपॉन डेल्टा टी, और ये जो चीज है C के बराबर है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी का रिलेशन मास के साथ ऐसा बन जाता है, मतलब अगर आपको हीट कैपेसिटी निकालनी हो और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी हुई हो तो बस आप मास से मल्टीप्लाई कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। इसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूं कि भाई मेरे पास वाटर है 4200 जूल्स पर किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब ये है कि 1 kg वाटर needs 4200 joules of heat to raise temperature by 1 degree centigrade. 1 किलोग्राम पानी को 4200 जूल्स की एनर्जी चाहिए होती है उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए। और अगर मैं हीट कैपेसिटी देखूं, सही है, फॉलो 5 kilograms of water, अगर 5 किलोग्राम वाटर के लिए मुझे चाहिए तो मैं हीट कैपेसिटी निकाल लूंगा उसकी 4200 को 5 से मल्टीप्लाई करा दिया, हो जाएगा 0 0 4 2 5 2 से 10 5 4 से 20 21। तो हीट कैपेसिटी हो गई 21,000 जूल्स पर डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब ये है कि 5 kg वाटर needs 21,000 joules of energy to raise temperature by 1 degree centigrade. मैंने यहाँ पे क्या किया है, दोबारा इस चीज को देख लो आप लोग। मैंने हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला लिखा Q अपॉन डेल्टा टी, तो मैंने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला लिखा Q अपॉन m डेल्टा टी। फिर मैंने फॉर्मूले को रीअरेंज करा क्योंकि मैं हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को रिलेट करना चाह रहा था एक फॉर्मूले के अंदर। तो ये फॉर्मूला ऐसा हो जो
मुझे हीट कैपेसिटी से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालने में हेल्प करे या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से हीट कैपेसिटी निकालने में हेल्प। तो मैंने क्या किया, मैंने मास उधर ले जाके मल्टीप्लाई करा दिया, मैंने देखा यहाँ बच गया Q अपॉन डेल्टा टी, और वो था C के बराबर यानी हीट कैपेसिटी के बराबर। तो हमें ये पता चला जनाब कि हीट कैपेसिटी का जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मल्टीप्लाइड बाय मास। और यहाँ से मुझे पता चला कि अगर मेरे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो तो मैं उसे हीट कैपेसिटी में कन्वर्ट कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे फिर वर्डिंग में एग्जांपल दी कि भाई अगर मेरे पास वाटर है, उसकी हीट कैपेसिटी, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4200 जूल्स पर किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या मतलब था कि भाई 1 किलोग्राम पानी को 4200 जूल्स की एनर्जी चाहिए 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। और जब मैं 5 किलोग्राम के लिए मांगना चाहा मैंने कि भाई फॉर 5 kg ऑफ वाटर, उसके लिए क्या करेंगे हम, तो भाई 5 kg वाटर के लिए हमने बोला कि भाई 5 से, अब आपको जो मिली वो हीट कैपेसिटी मिल गई। हुनैन ये कह सकते हो कि दोनों ही कैपेसिटीज ही हैं, बस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मास पे डिपेंड नहीं करती क्योंकि वो आपको 1 किलोग्राम मास के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है। इसको लिख लो, उसके बाद पिछली स्लाइड दिखा देता हूँ मैं। किसी को अगर नोट करना है तो वो नोट कर ले अपने पास। करीब मैं वो दिखा देता हूँ, 2 मिनट रुकिएगा। हुनैन आपका कोई सवाल है? मैं आपको म्यूट कर देता हूँ, मुझे पूछ लीजिएगा। चलो मिस्टेक से, गलती से। चलो कोई मसला, आगे बढ़े। अगली स्लाइड दिखा दूं मैं ताकि वो भी नोट कर लो डाटा जो भी है। करीब आप मेरे ख्याल से कैलकुलेशंस बोल रहे थे ग्रेड के अंदर जो मैंने की थी। यहाँ तक कोई इश्यू तो नहीं है? ठीक, चल आज का लेसन यहीं पेंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है हम मजीद डिस्कशन करेंगे, और कल की क्लास अपनी रेगुलर टाइमिंग पे होगी। ठीक है, कल की क्लास हमारी 3 से 4 बजे जैसे होती है उसी टाइमिंग पे होगी। आज के लिए मुझे थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेगी, वरना कल इंशाल्लाह 3 o'clock मिलते हैं आप लोगों से। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।